2020 वर्सेस iPad Pro 11 इंच 2021। मैं इसमें जो मार्क्स है ना वो मैं iPad Pro 11 इंच 2021 को दूंगा, क्योंकि उसमें M1 चिप है। तो वो डेफिनेटली लास्ट ईयर के iPad Pro से काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो M1 चिप में आपको 8 कोर का CPU, 8 कोर का GPU मिल रहा है, और आप एक्चुअली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं अप टू 16 GB तक का रैम, जो कि मेरे हिसाब से ओवरकिल है। तो अगर आप 8 GB का कॉन्फ़िगरेशन भी पकड़ते हैं तो वो भी बेटर होगा 12.9 इंच iPad से, जो कि लास्ट ईयर अवेलेबल था। इसके साथ जो नया iPad Pro है 11 इंच और 12.9 इंच 2021 का, उसमें आपको USB-C कनेक्टर विद सपोर्ट ऑफ USB 4 या थंडरबोल्ट मिल रहा है, जबकि पिछले जनरेशन में सिर्फ USB-C का कनेक्टर था। तो आपको ट्रांसफ़र स्पीड्स बहुत ऑसम मिलेंगे इस पे। रही बात कैमरा की, तो कैमरा इतना बड़ा पॉइंट नहीं है iPads में, फिर भी जो नया जनरेशन है उसमें 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा आपको मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो भी, पुराने जनरेशन में सिर्फ 7 मेगापिक्सल का था। लेकिन फ्रंट कैमरा मैं कहूँगा कि एक डेफिनेट इम्प्रूवमेंट है नए iPads में। यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है f2.4 एपेचर के साथ, जिसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम आउट भी मिल रहा है, सेंटर स्टेज मिल रहा है, जो कि एक नया फीचर है नए iPad Pro में। रही बात डिस्प्ले की, तो दोनों का डिस्प्ले सिमिलर है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11 में इसके लिए आपको रेकमेंड करूँगा क्योंकि काफ़ी हैंडी है और आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। 12.9 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फ्रॉम अ कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू 11 इंच को मैं आपको रेकमेंड करूँगा। Aryan Lodha, what's the main difference in normal iPads and iPad Pro in terms of software? एज फार एज सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर सेम ही जाता है सारे डिवाइसेस पे, आईपैड्स पे बोल लो, या अगर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ आईफोन्स भी है तो उसमें सॉफ्टवेयर सेम जाता है। डिफरेंस आपका हार्डवेयर में होता है। तो अगर कोई A11 चिप पे है या A12 चिप पे है या A13 पे है, तो उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आईपैड में एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि iOS 15 सबके पास जाने वाला है, हर आईफोन पे जाने वाला है और वो सेम जाने वाला है। लेकिन जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, जो फेस टाइम पोर्ट्रेट मोड है या वॉइस आइसोलेशन है, वो उस वो हार्डवेयर उस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वो फीचर एक्टिवेटेड नहीं रहता है ऑन दैट डिवाइस। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हार्डवेयर चिप इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस, जिसके वजह से वो सॉफ्टवेयर काम करेगा या काम नहीं करेगा। तो फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव द सॉफ्टवेयर इज द सेम अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। अगर कोई फीचर नहीं मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ हार्डवेयर थिंग। तो यहाँ पे एनसीजी का क्वेश्चन है कि क्या फ्रेम्स पर सेकंड और रिफ्रेश रेट एक ही चीज़ है? सपोज मैं एक गेम गिव्स एक्स अमाउंट ऑफ FPS बट अ मॉनिटर गिव्स ओनली, ओके ठीक है। तो एनसीजी गेमर्स जो FPS है उसको बोलते हैं फ्रेम्स पर सेकंड, जो वीडियो में काम आता है। और वीडियो इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस। तो अगर आपने वर्ड सुना होगा 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, 25 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, या शॉर्ट फॉर्म में 24 FPS, 60 FPS, जिसका मतलब है कि एक सेकेंड में कितने इमेजेस आपको दिख रहे हैं। तो नॉर्मली एक सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए आपको 24 इमेजेस पर सेकेंड लगते हैं। 24 फोटोज पर सेकेंड अगर आप देखते हैं तो वो एक वीडियो की तरह आपको नज़र आता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे कि 60 FPS मतलब 60 इमेजेस आपको दिख रहे हैं, तो ये वीडियो में काम आता है, मीडिया में काम आता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपका FPS होगा, उतना ज़्यादा आप उसको स्लो मोशन में अच्छा देख सकते हैं, और आपको मोशन ब्लर वगैरह ज़्यादा नहीं नज़र आएगा जैसे ही आपका FPS ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 120 FPS या 240 FPS कैमराज में खास करके जब हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम स्लो मोशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो FPS ही है, ठीक है, पर सेकेंड। रही बात आपके रिफ्रेश रेट की, तो रिफ्रेश रेट जो है वो हर्ट्स में कैलकुलेट होता है, HZ में। और ये बेसिकली ये कहता है, ये भी पर सेकेंड का कैलकुलेशन ही है, कि एक सेकेंड में आपका जो मॉनिटर है वो कितनी बार रिफ्रेश कर सकता है उसके कलर्स को और उसके पिक्सल्स को, ठीक है। तो अगर 60 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में वो 60 टाइम्स अपने पिक्सल्स को या कलर्स को रिफ्रेश कर सकता है। गॉट इट? सो दैट इज वाई इट्स गुड। सो अब आपका क्वेश्चन है कि गेम में कौन सी चीज़ किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका FPS 60 है,
तो एक 60 हर्ट्ज तक के मॉनिटर पे वो बिल्कुल अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 24 FPS है तो भी अच्छा काम करेगा 60 पे, अप टू 60 FPS 60 हर्ट्ज के मॉनिटर पे वो बिल्कुल अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक 120 FPS का वीडियो है या कंटेंट है, उसको आप अगर 60 हर्ट्ज के मॉनिटर पे चलाएंगे तो आपको तभी भी सेम परफॉर्मेंस मिलेगा 60 फ्रेम्स पर सेकंड का, यानी कि आपको ऑप्टिमम आउटपुट नहीं मिलेगा। तो कहने का बात यह है कि आपका FPS चाहे कुछ भी हो, आपका जो हर्ट्स वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो अप टू जो हर्ट्स वैल्यू है उस तक का जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो कंपैटिबल होता है उस मॉनिटर के साथ। तो 120 हर्ट्स अगर मॉनिटर है आपके पास तो अप टू 120 FPS वो चलेगा, अप टू, उसके नीचे चलेगा, उसके ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। आई होप मैंने आपको सही तरीके से आंसर दिया है इसका। आतिफ अनवर, बेस्ट मैक क्लियर ऐप। तो अच्छा, जो नहीं, मैक क्लीनिंग एप्स आप कोई भी यूज़ मत करिए दोस्त, आपका मैक बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इससे अच्छा मेरा रील जाके देखिए आप इंस्टाग्राम पे, उसमें मैंने मैन्युअली दिखाया है कि कैसे आप डिलीट कर सकते हैं फाइल्स को। लेकिन फिर भी अगर आप एक ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऐप है जिसका नाम है ऐप क्लीनर, जो फ्री मैक सॉफ्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, और वो ऑटोमेटिकली उस ऐप को और उसके सारे एंसिलरी फाइल्स को भी डिलीट कर देगा कंप्लीटली।